जहां हम शिलालेख का पाठ चिपकाएंगे और उस शब्द को प्रश्न चिन्हों से छिपा देंगे। 79 ईस्वी में यह प्राचीन रोमन शहर भी माउंट विजुवियस के विस्फोट से निकली ज्वालामुखी राख में दब गया था। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से यहां जो कुछ मिला है वह इतिहास को समझने के हमारे तरीके को बदल सकता है। क्या होगा अगर प्राचीन सभ्यताओं की आवाजें वास्तव में कभी खामोश नहीं हुईं, बस सुनने के लिए सही मशीन का इंतजार कर रही थीं? क्योंकि अभी तो ऐसा ही लग रहा है। जहां मैंने कहा था, मुझे लगता है कि हम हरकुलानियम स्क्रॉल को खोले बिना ही उसके अंदर लिखी सारी बातें पढ़ सकते हैं। प्राचीन ग्रंथ जिन्हें कभी हमेशा के लिए खोया हुआ, जलाया हुआ, दफनाया हुआ, चकनाचूर माना जाता था, आखिरकार फिर से बोलने लगे हैं। इन 2000 साल पुराने ग्रंथों के छिपे हुए इतिहास को उजागर करने के लिए 21वीं सदी की तकनीक की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, ये लोरी नहीं है जो आपको मंत्रमुग्ध कर दें। वे ऐसे रहस्य उजागर कर रहे हैं जिनके लिए शायद हम तैयार न हों। और हमारी सूची में अंतिम प्राचीन भाषा सबसे चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 20 डैन्यूब लिपि। आपने कूने लिपि के बारे में तो सुना ही होगा, आपने शायद चित्रलिपि के बारे में भी सुना होगा, लेकिन डैन्यूब लिपि वह अभी भी लोगों की नजरों से दूर है। पुरातत्वविदों ने आधुनिक सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया में डैन्यूब नदी के किनारों पर मिट्टी के बर्तनों, पत्थरों और मूर्तियों पर खुदे हुए अजीबोगरीब प्रतीक पाए हैं। दशकों तक विशेषज्ञ इस बात पर बहस करते रहे कि यह लेखन था या महज प्राचीन रेखा चित्र। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रयोग शुरू हुआ। इन प्रतीकों को उन्नत पैटर्न पहचान मॉडल में डालने पर शोधकर्ताओं ने कुछ अविश्वसनीय पाया। संरचना, वाक्य विन्यास, बार बार दोहराए जाने वाले क्रम जो भाषा की नकल करते थे। इनमें से कुछ चिन्ह 7000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। यदि यह वास्तव में एक लेखन प्रणाली थी और सभी संकेत यही कहते हैं, तो डैन्यूब लिपि पृथ्वी पर लिखित संचार का सबसे पुराना ज्ञात रूप हो सकती है, जो चित्रलिपि और कुनाई लिपि से भी पुरानी है। अभी तक किसी को ठीक से नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन AI ने पुष्टि की है कि यह यादृच्छिक नहीं था। व्यवस्था, अंतराल और प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति जानबूझकर की गई थी। तो जब बाकी दुनिया अभी फसल उगाना सीख रही थी, तब इस कोड को किसने लिखा था? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बिना किसी निशान के गायब क्यों हो गया? 19 हरकुलानियम स्क्रॉल एंड वूवियस चुनौती। लगभग 2000 वर्षों से हरकुलानियम में पाए गए जले हुए पपायरस स्क्रॉल अपठनीय रहे हैं, प्रागैतिहासिक यूरोप से लेकर माउंट वूवियस की छाया तक। एक और मूक संग्रह जागृत हो उठा है। जब 79 ईस्वी में वूवियस ज्वालामुखी फटा, तो उसने एक समृद्ध रोमन पुस्तकालय को पूरी तरह निगल लिया। परिणाम क्या हुआ? सैकड़ों पांडुलिपियां कोयले में तब्दील हो गईं, इतनी नाजुक कि उन्हें खोला नहीं जा सकता था और इतनी कीमती कि उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था। लगभग 3 शताब्दियों तक हर्षुलानियम की पांडुलिपियां अपठनीय रहीं। लेकिन 2023 के वसंत में एक डिजिटल क्रांति शुरू हुई। वूवियस चैलेंज ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके काली पड़ी पांडुलिपियों को आभासी रूप से खोलने वाले किसी भी व्यक्ति को $1 मिलियन से अधिक की राशि की पेशकश की। ल्यूक फेरेटर की एंट्री हुई। उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। उन्होंने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके पहला शब्द फायरेस खोजा, जिसका अर्थ है बैंगनी। इसी शब्द ने रहस्य को सुलझा दिया। उन्होंने यूसुफ नेटर और जूलियन शिलिगर के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। फरवरी 2024 तक उन्होंने मिलकर 2000 से अधिक ग्रीक अक्षरों को डिकोड कर लिया था। पहले एक अक्षर, फिर 2,
फिर उन्होंने वह अभूतपूर्व खोज की जिसके लिए उन्हें वूवियस चैलेंज में प्रथम पुरस्कार मिला। इन ग्रंथों में एपिक्यूरियन दार्शनिक फिलाडेमस की आवाज सुनाई दी, जिसमें वे जीवन के सबसे बड़े सुखों पर चर्चा कर रहे थे। यह केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जीत नहीं थी, बल्कि एक पुनर्जन्म था। लगभग 2 सहस्राब्दी पहले आग में दब चुकी आवाजें फिर से सुनाई दे रही थीं और दुनिया सुन रही है। 18वीं सदी के अकाडियन कूनीफॉर्म। अब हम इटली की राख से प्राचीन मेसोपोटामिया की तपती धरती की ओर बढ़ते हैं। अकाडियनों ने अपने पीछे कील के आकार के चिन्हों का एक विशाल भंडार छोड़ा है। संग्रहालयों में 5 लाख से अधिक मिट्टी की गोलियां संग्रहित हैं। इनमें से अधिकतर अप्रकाशित हैं। क्योंकि ऑडियन भाषा का अनुवाद करना बेहद मुश्किल है। दुनिया भर में केवल कुछ 100 लोग ही इसे कर सकते हैं। लेकिन 2023 में स्थिति बदल गई। तेल अवीव और एरियल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हजारों अनुवादित ऑडियन ग्रंथों पर प्रशिक्षित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित किया। ये ग्रंथ बेबीलोनियन भाषा में लिखे गए थे, जो आधुनिक भाषाओं से संबंधित एक सेमेटिक भाषा है। जरा सोचिए, गूगल ट्रांसलेट की तरह, लेकिन 5000 साल पुरानी भाषा के लिए। नतीजे तेज, सटीक और चौंका देने वाले हैं। स्टीव के नेतृत्व में AI अना यूनिफॉर्म कॉर्पस में एक और प्रयास ने CDLI और OCC जैसे डेटाबेस से 130,000 से अधिक ग्रंथों को संसाधित किया। जर्मनी भी इस दौड़ में शामिल हो गया, जहां टीमों ने 3D मॉडलिंग और न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके लगभग 2000 टैबलेट से 21,000 से अधिक संकेतों को पहचाना। भले ही षड्यंत्र के शौकीन लोग जादू टोने और प्राचीन श्रापों की कहानियों में खो जाएं, लेकिन ज्यादातर अनुवाद असलियत से जुड़ी कहानियां, व्यापारिक समझौते कर रिकॉर्ड और यहां तक कि गिलगामेश महाकाव्य के कुछ अंश भी बताते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बदौलत अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता की आवाज और भी बुलंद हो गई है। 17 मृत सागर के स्क्रॉल। क्या आपको लगता है कि आप मृत सागर के स्क्रॉल के बारे में सब जानते हैं? एक बार फिर सोचिए। 1940 के दशक में खोजे गए ये प्राचीन ग्रंथ अधिकांश आधुनिक धर्मों से भी पुराने हैं, जिन्हें एसेंस नामक एक समूह ने लिखा था। लेकिन विशेष रूप से एक ग्रंथ, महान यशायाह ग्रंथ, को हमेशा एक ही लेखक का काम माना जाता था। फिर आया 2021। ग्रोइंगन विश्वविद्यालय के AI शोधकर्ताओं ने हिब्रू अक्षर अल्फ के हजारों नमूनों को एक मॉडल में डाला। उन्हें क्या मिला? सूक्ष्म, लगभग अदृश्य भिन्नताएं। एक नहीं बल्कि 2 लेखक। इससे सब कुछ बदल जाता है। तो ये पहेली के नए टुकड़े हैं और हम इन्हें अपनी व्यापक तस्वीर में जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि रेगिस्तान की छाया में संगठित लेखन दल काम कर रहे होंगे और AI कलम के दबाव और शैली में भावनात्मक बदलावों को समझने में सक्षम है, जिससे हम न केवल यह जान पा रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा, बल्कि यह भी कि वे कैसा महसूस कर रहे थे। बाइबल के गुप्त कोड़ों के मिथक को भूल जाइए। यहां असली कहानी प्रक्रिया, उत्पादन और मानवीय स्पर्श की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बदौलत हम न केवल प्राचीन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, बल्कि उन्हें लिखने वाले लोगों से भी मिल रहे हैं। 16 इंडस्क्रिप्ट। दक्षिण एशिया की ओर लौटते हुए हमें पुरातत्व की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक मिलती है। इंडस्क्रिप्ट, जिसका उपयोग ईसा से 2600 से 900 वर्ष पूर्व के बीच इंडस घाटी सभ्यता द्वारा किया गया था, मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और शिलाखंडों पर दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक पेचीदगी है। यहाँ न तो रोसेटा स्टोन है, न ही अनुवाद कुंजी, बस अजीब प्रतीकों की कतारें हैं। और एक ऐसी संस्कृति है जिसे इतिहासकार बार बार उसकी शांति के कारण उल्लेखनीय बताते हैं। लेकिन 2009 में प्रोफेसर राजेश पी एन राल्फ और उनकी टीम ने कुछ नया करने की कोशिश की। उन्होंने मार्कोव मॉडल बनाया
जो अनुक्रमों को मैप करने वाला एक सांख्यिकीय उपकरण है और उसमें हर जात विवरण को शामिल किया। इससे जो पैटर्न सामने आए वे इतने व्यवस्थित थे कि उन्हें यादृच्छिक नहीं माना जा सकता था। लिपि ने भाषा जैसा व्यवहार दिखाया। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। फिर आया कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI। डीप लर्निंग मॉडल ने आवर्ती संरचनाओं को पहचानना शुरू कर दिया है। कुछ शोधकर्ताओं ने प्रतीक विभाजन में 80% से अधिक सटीकता भी हासिल की है। फिर भी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अधिकांश शिलालेख बेहद संक्षिप्त हैं और कोई नहीं जानता कि लिपि किस भाषा पर आधारित थी। फिर भी जो भी इसे सुलझा लेगा उसे $10 लाख का इनाम मिलेगा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग के साथ कोई व्यक्ति शायद पैसे और इतिहास दोनों को अपने नाम कर ले। 15 मारोइटिक भाषा। आइए नील नदी के दक्षिण की ओर एक कम ज्ञात राज्य मारोआ की ओर चलें। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व से 400 वर्ष बाद तक मारोइक भाषा उस क्षेत्र में फली फूली जो अब सूडान है। इस भाषा की 2 लिपियां थीं, स्मारकों के लिए चित्रलिपि और दैनिक उपयोग के लिए सुलेख लिपि। सुलेख लिपि। हम इस भाषा के बारे में 1 सदी से अधिक समय से जानते हैं, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाया था। न कोई द्विभाषी ग्रंथ, न कोई शब्दकोश। यह एक बंद दरवाजा था। अब MIT की CSIL प्रयोगशाला के शोधकर्ता इस ताले को खोलने में लगे हैं। उनके एल्गोरिदम जो पहले उगाटिक और लीनियर बी लिपियों के साथ सफल रहे थे, अब मीक भाषा के लिए पुनः विकसित किए जा रहे हैं। इन मॉडलों को अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। ये संरचनात्मक तर्क और शिकार का पता लगाते हैं। व्याकरणिक पैटर्न और प्रतीकों के बीच सांख्यिकीय संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है। अभी शुरुआती दौर है, डेटा सीमित है और शिलालेख संक्षिप्त हैं, लेकिन AI इस खामोशी को तोड़ रहा है और हर स्कैन के साथ खोज की संभावना बढ़ती जा रही है। तो आगे क्या होगा? अगर मशीनें नूबिया की भूली हुई भाषा को पुनर्जीवित कर सकती हैं, तो जरा सोचिए कि जब वे मिस्र पहुंचेंगी तो क्या कहेंगी। 14 प्रोटो एलोमाइट लिपि। मेसोपोटामिया के पूर्व में प्राचीन ईरान के भीतर दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक प्रोटो एलोमाइट लिपि स्थित है। ईसा से लगभग 3100 वर्ष पूर्व के ये वेद जैसे चिन्ह मिट्टी की पट्टियों पर उकेरे गए थे। उस समय जब कृषि और नगर राज्य फल फूल रहे थे। समस्या ये है कि आज तक कोई भी इनका रहस्य पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। 1 सदी से भी अधिक समय तक भाषाविदों ने इन विचित्र चिन्हों को एकटक देखा। यह एलोमिट्स की असमान लिपि है, लेकिन किसी को भी इस लिपि का अर्थ नहीं पता था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन के बाद यह स्थिति बदल गई। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ता डॉक्टर जैकब डाह ने रिफ्लेक्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिंग RTI का उपयोग करके टैबलेट की अति विस्तृत छवियां प्राप्त करने के प्रयासों का नेतृत्व किया। ये केवल सुंदर चित्र नहीं थे, ये न्यूरल नेटवर्क के लिए आधार बने, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन सूक्ष्म खांचों और चिन्हों को पहचान सकी जो मानव आंख के लिए बहुत धुंधले थे। हाल ही में 2025 में शोधकर्ताओं ने ऐसे एल्गोरिदम पेश किए जो पूरी तरह से संख्यात्मक प्रणालियों को समझने पर केंद्रित थे, जो टैबलेट में दबे व्यापार और अर्थव्यवस्था के रिकॉर्ड को समझने के लिए आवश्यक थे। मशीनों ने मात्राओं को दर्ज करने के तरीकों में पैटर्न का पता लगाया, जिससे विद्वानों को दशकों से अनुपलब्ध संदर्भ प्राप्त हुआ। फिर भी पूरी लिपि एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन अब जब हर पिक्सेल को स्कैन कर लिया गया है और हर प्रतीक को वर्गीकृत कर लिया गया है, तो ईरान की मौन लिपि धीरे धीरे प्रकट होने लगी है। 13 प्राचीन मिस्र के चित्रलिपि। प्राचीन दुनिया में यह धारणा थी
कि यह जीवन जो हमारे पास है, यह भौतिक जीवन। प्राचीन लेखन की बात करें तो मिस्र के चित्रलिपि को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जटिल, भव्य, सर्वत्र व्याप्त। लेकिन 2020 तक इन्हें समझना हमेशा से ही बेहद धीमा और श्रम साध्य रहा है। उसी वर्ष गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने मैक्वेरी विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर फैब्रिसियस नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित उपकरण लॉन्च किया, जो प्राचीन मिस्र की लिपि को डिजिटल युग में लाता है। फैब्रिसियस केवल अनुवाद ही नहीं करता, बल्कि सिखाता भी है। एक मोड उपयोगकर्ताओं को बुनियादी बातों से परिचित कराता है। दूसरा मोड उन्हें लिपि के साथ प्रयोग करने की सुविधा देता है, लेकिन कार्य मोड में ही असली काम शुरू होता है। यहाँ AI OntoML द्वारा संचालित पैटर्न रिकॉग्निशन का उपयोग करके चित्रलिपि को स्कैन करता है और उन्हें ज्ञात अनुवादों से मिलाता है, जिससे वह काम आसान हो जाता है जिसमें पहले महीनों लगते थे। इससे भी बेहतर, फैब्रियस सीधे क्लाउड आधारित चित्रलिपि डेटाबेस से जुड़ता है। यह प्रत्येक प्रतीक के लिए कई अनुवाद विकल्प प्रदान करता है और मिस्रविदों के लिए एक मूलभूत संदर्भ ग्रंथ माली की सूची पर आधारित है। बेशक यह एकदम सही नहीं है। चित्रलिपि में ध्वनियों से लेकर विचारों और व्याकरणिक संकेतों तक सब कुछ शामिल होता है, लेकिन फैब्रिसियस सभी के लिए समान अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे विद्वानों और जिज्ञासु लोगों दोनों के लिए इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित भाषाओं में से एक में कदम रखना आसान हो रहा है। जो काम कभी जीवन भर में हो जाता था, अब कुछ ही सेकंड में हो जाता है। पिरामिड अपनी जगह से हिले नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर लिखे ग्रंथों को समझने की हमारी क्षमता में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अकिंची रंगारंगों के बारे में दुनिया के दूसरी ओर ईस्टर द्वीप पर जाइए और आपको एक ऐसी भाषा मिलेगी जो तर्क से परे है। रंगारंगो एक लिपि जिसे 1860 के दशक में लकड़ी की पट्टियों पर उकेरा गया था, जिसकी दिशा विचित्र और घुमावदार है। पुरातत्वविद टेरी हंट पिछले 20 वर्षों से इनका अध्ययन कर रहे हैं। बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, जैसे हर पंक्ति के बाद दर्पण पलटता हो। आज केवल लगभग 2 दर्जन ही पट्टियां बची हैं। इन्हें बनाने वाली संस्कृति 20वीं सदी से पहले ही खामोश हो गई। न कोई रोसेटा स्टोन, न कोई जीवित वक्ता, बस लकड़ी के चित्र और ढेर सारी अटकलें। वर्षों तक बहसें चलती रहीं। क्या यह असली लेखन था या प्रतीकात्मक रेखा चित्र 1950 के दशक में? भुटनॉफ और नोरोजॉफ ने ऐसे पैटर्न देखे जो कैलेंडर और पारिवारिक वंशों का संकेत देते थे। 1990 के दशक में स्टीवन फिशर ने दावा किया कि यह भाषा सृष्टि की कहानियों को बयां करती है। अधिकांश लोग इससे असहमत थे। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शोधकर्ता मशीन विजन का उपयोग करके अलग अलग प्रतीकों को पहचान रहे हैं और बचे हुए सभी नमूनों में उनका वेगा वर्गीकरण कर रहे हैं। इन मॉडलों को रंगोरांगो और जात लेखन प्रणालियों के बीच समानताएं पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्यक्ष अनुवाद के लिए नहीं, बल्कि संभावित भाषाई विशेषताओं को पहचानने के लिए। समस्या का समाधान अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार रंगोरांगो को डिजिटल सहयोगी मिल गए हैं। लकड़ी की वे पट्टियां जो कभी संग्रहालयों की अलमारियों पर मूक पड़ी रहती थीं, अब संभावनाओं से भरी हुई हैं। अतीत हमेशा खोया नहीं रहता। कभी कभी उसे बस एक बेहतर एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है। 11वीं शताब्दी, इस्मियन लिपि। मध्य अमेरिका प्राचीन लेखन का एक प्रमुख केंद्र है। मायाग्लिफ्स और जपोच लिपियां तो हैं, लेकिन इस्मियन लिपि का क्या यह एक कम चर्चित लिपि है? इसे एपोलमिक भी कहा जाता है।
यह टक्स की प्रतिमा और लामोहारा स्टालाडिया जैसी कलाकृतियों पर पाई जाती है, जो ईसा से 500 वर्ष पूर्व से लेकर 500 वर्ष बाद तक की हैं। कुछ लोग इसे एक वैध लेखन प्रणाली मानते हैं। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि यह गिनती करने के लिए बहुत सीमित है। जस्टिन और कॉफमैन जैसे विद्वानों ने 1990 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन उनके विचारों पर अभी भी बहस जारी है। तो इसमें एआई की भूमिका कहाँ है? हालांकि किसी भी बड़े एआई प्रोजेक्ट ने सीधे तौर पर इसमियन लिपि को लक्षित नहीं किया है, लेकिन एमआईटी की सीएसआई लैब के शोधकर्ताओं ने ऐसे मॉडल बनाए हैं जो ठीक इसी तरह की लिपियों पर काम कर सकते हैं। अनसुलझी, दुर्लभ और प्राचीन ये प्रणालियां विकासवादी भाषा विज्ञान का उपयोग करके संभावित मूल और संरचनाओं का पता लगाती हैं और यह तुलना करती हैं कि समय के साथ भाषा कैसे विकसित होती है। यदि इन मॉडलों को इसमियन भाषा पर लागू किया जाए तो ये प्रतीकों के क्रम, आवृत्ति और आकारिकी का विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे वाक्य विन्यास या ध्वनि विज्ञान के बारे में सुराग मिल सकते हैं। बस डेटा, अधिक शिलालेख, अधिक स्कैन और अधिक संदर्भ की कमी है, लेकिन उपकरण तैयार हैं। यह तो बस समय की बात है कि कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वह काम पूरा करने की अनुमति दे दे जो मनुष्यों ने शुरू किया था। पत्थर पर लिखा हुआ है, बस उसे पढ़े जाने का इंतजार है। 10वीं अस्थिलिपि। चलिए 3000 साल से भी पहले के प्राचीन चीन में चलते हैं। शांग राजवंश के दौरान शासक कछुए के खोल और बैल की हड्डियों पर प्रतीक उकेरते थे। हम प्राचीन चीन के शांग राजवंश में गहराई से उतरेंगे, जहां ज्योतिषी लोगों को निर्णय लेने में मदद करने के लिए गर्म की गई हड्डियों की व्याख्या करते थे, युद्ध, फसलों और भाग्य के बारे में प्रश्न पूछते थे। यही अस्थिलिपियां थी चीन की सबसे पुरानी जात लेखन प्रणाली। 2024 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। हैसु गुआन और उनकी टीम ने प्रसार मॉडल पर आधारित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली OBSD का निर्माण किया। इसने केवल इन अक्षरों को स्कैन ही नहीं किया, बल्कि आश्चर्यजनक सटीकता के साथ उन्हें आधुनिक चीनी समकक्षों से मिलाया। यह सफलता हस्ट ओबीसी नामक एक विशाल छवि पुस्तकालय की बदौलत मिली, जिसमें 140,000 से अधिक आकृति चित्रों के नमूने मौजूद हैं, जिनमें से कुछ ज्ञात हैं, जबकि अन्य अभी भी रहस्य बने हुए हैं। एआई को इस डेटा पर प्रशिक्षित किया गया, जिससे उसने क्षतिग्रस्त या धुंधली नक्काशी वाले स्थानों में खाली जगहों को भरना सीखा। टेंसेंट के एक अन्य उपकरण ओरेकल बोन्स कॉर्पस ने शोधकर्ताओं को हड्डियों के टुकड़ों का साथ साथ अध्ययन करने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल मंच प्रदान किया, जिससे वास्तविक समय में ओवरलैप और मिलान का पता लगाया जा सके। ओरेकल बोन्स का उद्देश्य भविष्य से संवाद करना था। विडंबना यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से भविष्य ही अंततः जवाब दे रहा है। हालांकि चौ राजवंश से कुछ भविष्य सूचक हड्डियां मिली हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश शांग राजवंश की हैं। शांग राजवंश के राजाओं ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके रहस्य एक दिन कोड के माध्यम से सुलझाए जाएंगे। 9. लीनियर बी और यूग्रिटिक। कुछ प्राचीन रहस्यों को सुलझाने में सदियां लग गईं। अन्य रहस्य हमारे जीवन काल में सुलझ रहे हैं। लीनियर बी का उपयोग ईसा पूर्व 1450 से 1200 वर्ष के बीच मैकीनियन ग्रीस में किया जाता था। लीनियर बी 2 रेखीय लिपियों में से एक है। यह ग्रीक लेखन का सबसे प्राचीन रूप था और दशकों तक कोई भी इसे समझ नहीं पाया, जब तक कि 1952 में वास्तुकार से भाषा विज्ञानी बने माइकल वेंट्रेस ने इसे नहीं समझा। अब 2019 की बात करें तो एमआईटी की एक टीम, जिसमें जियामिंग लुओ और रेजिना बार्जेल शामिल थे, ने इसे और तेजी से समझने के लिए एक एआई मॉडल विकसित किया।
उनके सिस्टम ने लीनियर बी और आधुनिक ग्रीक के बीच समानार्थक शब्दों के 67% से अधिक का अनुवाद किया। यह सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि क्रांतिकारी है। अब यूगैरिटिक को देखिए, जो आधुनिक सीरिया की एक प्राचीन सेमेटिक लिपि है। 2010 में बेन सैंडर और केविन नाइट के नेतृत्व में MIT की एक अन्य टीम ने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया जिसने हिब्रू के साथ यूगैरिटिक का मिलान करके कुछ ही घंटों में इसे समझ लिया। दोनों परियोजनाओं में तुलनात्मक भाषा विज्ञान AI का उपयोग किया गया, जिसमें समय और भाषाओं के आधार पर शब्दों के मूल व्याकरण और अर्थ का मिलान किया गया। इससे एक बात साबित होती है, सही डेटा मिलने पर सबसे प्राचीन भाषाएं भी टिक नहीं पाएंगी। AI न केवल अतीत की बराबरी कर रहा है बल्कि उससे आगे निकल रहा है। 8वां उदाहरण है नाजका रेखा चित्र। कुछ लेखन में शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, ठीक नाजका रेखा चित्रों की तरह। 2024 में जापान के यामागाता विश्वविद्यालय की एक टीम ने IBM रिसर्च के साथ मिलकर AI का उपयोग करते हुए पेरू के नाजका रेगिस्तान में 303 नए भू आकृतियों का पता लगाया। प्राचीन पेरुवासियों द्वारा पत्थर और रेत पर उकेरी गई एक विशाल आकृति, जिसे भू आकृति कहा जाता है, में एक हमिंगबर्ड का चित्र है। ये विशाल भू आकृतियां, जिनमें से कुछ 10 फीट जितनी छोटी हैं तो कुछ सैकड़ों फीट तक फैली हुई हैं, 2000 साल पहले नाजका लोगों द्वारा बनाई गई थीं। इससे पहले शोधकर्ताओं ने 430 भू आकृतियों की पहचान करने में लगभग एक सदी बिताई थी, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मात्र 6 महीनों में 300 से अधिक भू आकृतियों की पहचान कर ली। इसकी कुंजी हवाई तस्वीरों पर छवि पहचान सॉफ्टवेयर को प्रशिक्षित करना था, जिससे उसे उन पैटर्न को पहचानना सिखाया जा सके जिन्हें मनुष्य नहीं पहचान पाते थे। कुछ भू आकृतियां जानवरों, पक्षियों, बिल्लियों और भेल को दर्शाती हैं, अन्य मानव या धार्मिक दृश्यों जैसी दिखती हैं, और कई प्राचीन पैदल मार्गों के किनारे स्थित थीं, जिससे पता चलता है कि उन्हें जमीन से देखने के लिए बनाया गया था। नाजा रेखाएं लंबे समय से लोगों के लिए आश्चर्य का स्रोत रही हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और अर्थों को लेकर अब भी काफी अनिश्चितता बनी हुई है। इससे एलियन सिद्धांत का खंडन तो नहीं होता, लेकिन इन रेखाओं का रहस्य कम नहीं हो जाता। इन्हें क्यों बनाया गया था, इनका क्या अर्थ था, हो सकता है कि मैं अभी इन सवालों के जवाब न दे पाऊं, लेकिन इससे हमें सुराग खोजने में काफी तेजी मिल रही है। यहां तक कि सबसे बंजर इलाकों में भी प्राचीन लोगों ने निशान छोड़े हैं। हमें बस उन्हें देखने के लिए एक मशीन की जरूरत थी। 7वां इनका किपुस। कभी कभी भाषा लेखन जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। एंडीज पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर इनका लोगों ने कोई हस्तलिखित ग्रंथ, पट्टियां या नक्काशीदार चित्र नहीं छोड़े। इसके बजाय उन्होंने धागे छोड़े, जिन्हें शाब्दिक रूप से किपुस कहा जाता है। ये गांठदार धागे उनके लिए बही खाता नक्शा और शायद एक कहानी की किताब के समान थे। सदियों तक हम यही सोचते रहे कि ये केवल गिनती के उपकरण थे, रंगीन डोरियां जिनका उपयोग कर पशुधन या जनगणना के आंकड़े दर्ज करने के लिए किया जाता था, और कुछ मायनों में वे थे भी। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ ऊपरी सतह हो? शोधकर्ताओं और मशीनों की नई लहर का आगमन हुआ। मानव विज्ञानी सबीन हाईलैंड ने स्पेनिश औपनिवेशिक अभिलेखों और बचे हुए किपु शिलालेखों का गहन अध्ययन किया और सुझाव दिया कि वे सिर्फ कैलकुलेटर से कहीं अधिक हो सकते हैं, शायद ध्वन्यात्मक भी, शायद कथात्मक भी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI गांठों के बंधन, उनके बीच की दूरी और धागों की स्थिति जैसे सूक्ष्म पैटर्नों का मानचित्रण करने में मदद कर रही है। सांख्यिकीय मॉडलिंग का उपयोग करते हुए एल्गोरिदम ऐसी संरचनाओं को उजागर कर रहे हैं जो इतनी जटिल हैं कि उन्हें यादृच्छिक नहीं माना जा सकता। क्या इन गांठों में अक्षर समाहित हो सकते हैं? क्या वे ऐसा इतिहास बता सकते हैं जिसे इनका लोगों ने कभी दीवारों पर नहीं लिखा?
हम इस प्रश्न का उत्तर पाने के पहले से कहीं अधिक करीब हैं। इनका लोग ऊन और सांकेतिक भाषा में बात करते थे और एआई धीरे धीरे इसमें पारंगत हो सकता है। उनका मौन अब टूट रहा है। 6. पालुमस्ट परिवार। सभी रहस्य मिट्टी में दबे नहीं होते। कुछ रहस्य अन्य रहस्यों के नीचे दबे होते हैं, मिटा दिए जाते हैं, फिर से लिखे जाते हैं और सबके सामने ही छिपे रहते हैं। पालुमस्ट परिवार प्राचीन पांडुलिपियां जहां मूल पाठ को खुरचकर हटा दिया गया और उसकी जगह कुछ नया लिख दिया गया। एक छोटी और साधारण पांडुलिपि पर काम शुरू होने वाला था। सदियों तक जो कुछ भी नीचे छिपा था वह हमेशा के लिए खो गया था। यह स्थिति तब बदली जब मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग और एआई ने मिलकर काम किया। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण आर्किमिडीज जीवाश्म है। 13वीं सदी की एक प्रार्थना पुस्तक के नीचे शोधकर्ताओं ने स्वयं उस महान यूनानी विद्वान के खोए हुए गणितीय लेख पाए जो 1000 से अधिक वर्षों से अदृश्य थे। 2021 में अन्ना स्टिंस्का और डेविड मैसेंजर के नेतृत्व में एक टीम ने एक नई एआई तकनीक विकसित की। डीप जनरेटिव नेटवर्क का उपयोग करते हुए उन्होंने मशीनों को ओवरराइट की गई परतों को अलग करने के लिए प्रशिक्षित किया। इसका परिणाम क्या हुआ? छिपे हुए पाठ मूल पृष्ठ को नुकसान पहुंचाए बिना फिर से पठनीय हो गए। इस विधि को अब बीजान्टिन ग्रंथों से लेकर मध्ययुगीन चिकित्सा ग्रंथों तक सैकड़ों लिपिपत्रों पर लागू किया जा रहा है। हालांकि मिथक जादू टोने और गुप्त समाजों की बात करते हैं, लेकिन असली शक्ति पुनः खोजे गए ज्ञान विज्ञान दर्शन और खगोल विज्ञान में निहित है। एआई ने केवल मिटाए गए पाठ को पढ़ा ही नहीं, बल्कि भूले हुए पाठ को पुनर्जीवित कर दिया। दक्षिणी चीन की पहाड़ियों में बसिंजी नुशुदिल एक गुप्त भाषा थी जिसे कभी पीढ़ियों से महिलाएं फुसफुसाकर बोली करती थीं। नुशु, जिसका शाब्दिक अर्थ है महिलाओं की लेखन शैली, का आविष्कार हुनान प्रांत की याओ महिलाओं ने किया था, जिन्हें सदियों तक औपचारिक शिक्षा से वंचित रखा गया था। वे पुरुषों की नजरों से दूर पंखों और कागज पर गीत, कहानियां और दुख लिखती थीं। 21वीं सदी तक नुशु लुप्त होती जा रही थीं। फिर 2025 आया और डाटामाउथ कॉलेज ने न्यू यू रेस्क्यू नामक एक एआई पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य केवल 35 नमूना युग्मों का उपयोग करके न्यूनतम डेटा के साथ इस लिपि को पुनर्जीवित करना था। GPT-4 टर्बो को नुशु लिपि का चीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसने लगभग 50% सटीकता हासिल की, जो एक ऐसी लिपि के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जिसे आधुनिक एआई ने पहले कभी नहीं देखा था। एक अन्य परियोजना नुशु ने यह अनुकरण किया कि इससे नवाज कैसे महिलाओं ने पीढ़ियों से लिपि को विकसित किया होगा। यह केवल भाषा विज्ञान के बारे में नहीं था, यह सांस्कृतिक संरक्षण था। यह केवल अक्षर नहीं थे, ये जीवन रेखाएं थीं, प्रेम, शोक, दृढ़ता के गीत। एआई द्वारा उनकी आवाजों को बुलंद करने से नुशु अब एक लुप्त होती फुसफुसाहट नहीं रही। यह एक ऐसा गीत बन रहा है जिसे दुनिया अंततः सुन सकती है। 4. वॉइनिच पांडुलिपि। कुछ रहस्य दबे स्वर में नहीं बल्कि चुनौती भरे होते हैं। मिलिए वॉइनिच पांडुलिपि से, एक 600 साल पुरानी किताब जो किसी दूसरी दुनिया से आई हुई लगती है। इसमें विचित्र पौधों का वर्णन है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्थिर हाथों से बनाए गए राशि चिन्ह और ब्रह्मांडीय कुंडों में नहाती नग्न महिलाएं हैं। लेकिन असली पहेली इसकी भाषा ऐसी है जो पहले कभी नहीं देखी गई। न कोई वर्णमाला, न कोई मूल, न कोई नियम, कोई अनुवाद। 2018 में अल्बर्टा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पांडुलिपि को एक विशेष एआई एल्गोरिदम से गुजारा। तथ्य यह है कि पांडुलिपि इस तरह से लिखी गई है कि इसे कोई और नहीं पढ़ सकता।
उनका अनुमान था कि यह स्वरों और वाक्य संरचना से रहित अव्यवस्थित हिब्रू भाषा हो सकती है। मॉडल ने दावा किया कि 80% तक शब्दों के हिब्रू समकक्ष मौजूद हैं। एक वाक्य का अनुवाद तो इस प्रकार हुआ, उसने पुजारी घर के मुखिया और मुझे और लोगों को सिफारिशें दी, शायद वादा करते हुए। लेकिन जब हिब्रू विद्वानों ने परिणाम की समीक्षा की तो गड़बड़ी तुरंत सामने आ गई। व्याकरण गलत था, अर्थ उलझे हुए थे, यहां तक कि गूगल ट्रांसलेट भी मदद नहीं कर सका। 1 साल बाद ब्रिटिश विद्वान जेरार्ड चेशुरे ने एक और सिद्धांत प्रस्तुत किया, प्रोटो रोमांस, एक भूली हुई भाषा जिसका उपयोग मध्ययुगीन ननों ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर एक मार्गदर्शिका लिखने के लिए किया था। एक बार फिर विद्वानों ने हैरानी और आपत्ति जताई। AIS ने अपना वार किया, इंसानों ने भी। फिर भी वो एक पांडुलिपि खामोशी से मुस्कुराती हुई जवाब देती है। शायद यह निरर्थक है, या शायद ये उन सभी आवाजों में सबसे छिपी हुई आवाज है। तीसरा, मायाई चित्रलिपि। दृश्य जटिलता की बात करें तो मायाई चित्रलिपि सर्वोपरि है। सर्पिलों के भीतर सर्पिल, आकृतियों के भीतर आकृतियां। सदियों से इन्हें समझने के लिए वर्षों तक दृश्य अध्ययन और अनुमान लगाने पड़ते थे। हालांकि वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय के नेतृत्व में आर्टफुल एल्गोरिदम नामक एक हालिया परियोजना ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया है। मेरी चित्रलिपि को समझने का काम लगभग पिछले 30 वर्षों में ही संभव हो पाया है। कला, इतिहास और कंप्यूटर विज्ञान को मिलाकर उन्होंने स्कैन किए गए पत्थर के काम के विशाल डेटाबेस से अलग अलग मायाई प्रतीकों को पहचानने और वर्गीकृत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को प्रशिक्षित किया है। एक अन्य परियोजना, माया चित्रलिपि का विभाजन, ने पिक्सेल स्तर की सटीकता के साथ चित्रलिपि की पहचान और निष्कर्षण के लिए आधारभूत मॉडलों को परिष्कृत किया। इससे मशीनों को जटिल अर्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण अतिव्यापी प्रतीकों को अलग करने में मदद मिली। ये AI की उपलब्धियां उस काम को पूरा करने में मदद कर रही हैं जिसे 1950 के दशक में यूरी कुरोसाव जैसे भाषाविदों ने शुरू किया था, जब उन्होंने लिपि के ध्वन्यात्मक तत्वों को सुलझाया था। अब पहचान में सालों के बजाय सेकंड लगते हैं। कुछ प्रतीक देवताओं के बारे में बताते हैं, कुछ बलिदानों के बारे में, लेकिन अधिकांश रोजमर्रा की जिंदगी, परिवारों, कैलेंडर। सिद्धार्थ चंदी फसल चक्रों की कहानियां बयां करते हैं। ये सिर्फ इन कहानियों को पढ़ता ही नहीं है बल्कि हमें वापस सुनाता भी है। दूसरा, साइप्रस मानोआ लिपि। 2000 वर्ष से भी अधिक समय पहले साइप्रस द्वीप पर एक रहस्यमय लेखन प्रणाली का उदय हुआ। ईसा से 1550 से 1050 ईस्वी के बीच लिखी गई साइप्रस मनोअन लिपि ने एक सदी से अधिक समय से विद्वानों को हैरान कर रखा है। कुछ का कहना है कि यह एक ही लिपि है, जबकि अन्य का कहना है कि यह 3 लिपियों का मिश्रण है। अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग का उपयोग करने वाले हालिया अध्ययनों से एक क्रांतिकारी संभावना का पता चलता है। यह सब एक ही भाषा है। संकेतों की दृश्य संरचना का विश्लेषण करने के लिए एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करके शोधकर्ताओं ने सभी ज्ञात नमूनों में सुसंगत नियम और शैलीगत विशेषताओं का पता लगाया। अभी तक कोई अनुवाद नहीं हुआ है, लेकिन संरचनात्मक सामंजस्य एक एकीकृत उत्पत्ति का संकेत देता है। इससे भी अधिक महत्वाकांक्षी प्रयास था साइप्रोमानोअन लिपि का विश्लेषण करने के लिए कन्वोल्यूशनल जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क सीन्स का उपयोग करना, साथ ही मिट्टी की गेंदों, सिलेंडरों और गोलियों जैसी अन्य कांस्य युग की लिपियों और पूजा अर्चना के लिए रखे गए स्टैंडों का विश्लेषण करना, जिन पर साइप्रोमानोन लिपि अंकित है। इन परिणामों से लीनियर ए और प्रारंभिक सेमिटिक भाषाओं के साथ संभावित संबंधों का संकेत मिला। फिलहाल साइप्रस मनोअन भाषा अनपढ़ बनी हुई है,
लेकिन मशीनों द्वारा खोज के दायरे को सीमित करने के साथ एक बड़ी सफलता पहले से कहीं अधिक निकट प्रतीत होती है। साइप्रस ने अभी तक अपने रहस्य उजागर नहीं किए हैं, लेकिन एआई सही सवाल पूछ रहा है। सबसे पहले अत्रुस्कन। रोम की छाया में बसे अत्रुस्कन कभी मध्य इटली के शासक थे। उन्होंने सीजर के जन्म से बहुत पहले शहर, मंदिर और मकबरे बनवाए थे, लेकिन उनकी भाषा वह आज भी यूरोप के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमें कलशों, दर्पणों और स्मारकों पर हजारों शिलालेख मिले हैं। इतने की कई किताबें भरी जा सकती हैं, लेकिन उन्हें धारा प्रवाह पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि एट्रुस्कन एक भाषाई अछूती जगह है। इसकी कोई जात संबंधी भाषा नहीं है, कोई रोसेटा स्टोन नहीं है, और केवल आंशिक अनुवाद ही उपलब्ध हैं। यहीं पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग इन खंडहरों में होता है। न्यूरल नेटवर्क को एट्रुस्कन ग्रंथों का विशाल संग्रह प्रदान करके शोधकर्ता ऐसे सांख्यिकीय पैटर्न का पता लगा रहे हैं जो नग्न आंखों से अदृश्य हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बार बार आने वाले प्रत्ययों को चिह्नित कर सकती है, क्रिया के संभावित रूपों को बता सकती है, और यहां तक कि शब्दों के समूह के आधार पर उनके अर्थ भी सुझा सकती है। यह सिर्फ अनुमान नहीं है, यह संरचित भाषाई मॉडलिंग है। मशीनें थकती नहीं हैं, वे किसी भी अप्रचलित प्रतीक को अनदेखा नहीं करती। और यह तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप 2000 साल पहले खुदे गए शिलालेखों से व्याकरण का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे हों। इसका परिणाम है सांस्कृतिक गहराई। ये महज वाक्यांश नहीं है, ये धर्म, व्यापार, रीति रिवाजों और पहचान की झलक दिखाते हैं। सदियों तक अत्रुस्कन लोग कब्र से बोलते रहे, जिनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब हर गणना के साथ उनकी आवाज और स्पष्ट होती जा रही है। और एक बात तो तय है, इतिहास अभी अपनी कहानी सुनाना बंद नहीं करेगा, और न ही हम। लाइक करना न भूलें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और यकीन मानिए आगे की चर्चा और भी दिलचस्प होगी।